हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th की हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री की बुक में जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें पूरे चैप्टर की समरी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, आप आराम से देखेंगे समझ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन करो, क्लास 11 ESP के नाम से है। इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम में जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको यहाँ पे PDF मिलेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, टोटल आपकी बुक में 7 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 1 तो हमने ऑलरेडी करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। सेकंड चैप्टर आज करा देंगे। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर करा देंगे। और फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म में आपका यहाँ तक आने वाला है। तो आपको अगर फर्स्ट टर्म के लिए ही तैयारी करनी है तो आपको ये चैप्टर तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक और इन्फॉर्मेशन, आपको हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नोट्स सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। बहुत जल्दी हम इसमें नोट्स अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और फ्री में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये तो हमारा चैप्टर का नाम है। लेकिन महाद्वीपों की यहाँ पे अगर बात चल रही है तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि महाद्वीप क्या होता है, तभी हम आगे चैप्टर को समझेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले महाद्वीप समझा देता हूँ, फिर हम आगे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, महाद्वीप से क्या अभिप्राय है, यानी महाद्वीप क्या होता है। आपने क्लास 4th या क्लास 5th में इसको पहले से पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। अगर आपको याद नहीं है तो उसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, महाद्वीप जो है वो समुद्र के बीच में ऐसा भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा होता है जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, जैसे आप विश्व का मानचित्र देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा, ये सारे क्या है, समुद्र है। इसको आप महासागर कहोगे। ठीक है, ये जो पानी से भरा हुआ है, इस महासागरों के बीच में जो ये जमीन का आपको टुकड़ा दिख रहा है, ये सारे जमीन के टुकड़े जो हैं, इन्हीं को तो महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी समुद्र के बीच में ये जो जमीन के टुकड़े हैं, इसको हम महाद्वीप कहते हैं। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीपों में क्या होता है, बहुत सारे देश होते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें बहुत सारे देश हैं। अगर ऐसे ही हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारे देश आ जाते हैं। अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, इसी तरीके से एशिया महाद्वीप में भी कई सारे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आप देखोगे यहाँ पे। तो इन महाद्वीपों में ये जमीन के इतने बड़े टुकड़े होते हैं कि इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, इसको महाद्वीप कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब इसको हम आगे देखते हैं, फिर मैं आपको वापस से मैप में बताता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो महाद्वीप क्या है, आप बता दोगे महाद्वीप जो है समुद्र, या फिर इसकी जगह आप महासागर वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, समुद्र के बीच में ऐसा भूखंड होता है जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं। क्लियर है। टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं। अब इसमें से हमारा जो चैप्टर है वो है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि इसमें 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इन महाद्वीपों में ये साम्राज्य फैला हुआ था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको रोमन साम्राज्य कहा जाता है। ये इस चैप्टर में है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बार वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, ध्यान से आप देखो। अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका यानी ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब अफ्रीका का उत्तरी भाग यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका, और यूरोप और पश्चिमी एशिया। ठीक है, एशिया का इधर वाला हिस्सा। तो इस तरीके से ये जो साम्राज्य था ये फैला हुआ था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, अब वापस से आप मैप देखो, मैं आपको दोबारा से मैप दिखाता हूँ। ये देखो, ये अफ्रीका का उत्तर वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ एशिया का हिस्सा आ जाएगा इसमें, और फिर यूरोप का आ जाएगा। तो इस तरीके से फैला हुआ था, और इसके बीच में जो हिस्सा है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैप में अगर आपने समझ लिया है तो आपको आगे समझने में आसानी होगी।
देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। तो आपको देखो 4-5 पॉइंट में समझा देता हूँ। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें कौन सी राजनीतिक ताकतें थी जिन्होंने उसको संवारा था, ठीक है, तो वहाँ पे राजनीतिक ताकत के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोमन साम्राज्य जो है इसमें जो लोग थे वो कौन से सामाजिक समूहों में विभाजित थे, यानी कि वहाँ पे समाज की व्यवस्था क्या थी, समाज में कौन से वर्ग कौन से समूह थे, इसको डिस्कस करेंगे। रोमन साम्राज्य में कौन सी स्थानीय संस्कृति और भाषाओं का वैभव था, यानी यहाँ की संस्कृति आपको पता है समृद्ध संस्कृति थी, तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी ये सब देखेंगे। जो वहाँ पे महिलाएं थी, महिलाओं की कानूनी स्थिति क्या थी इसको देखेंगे। फिर दास प्रथा वहाँ पे थी, तो दास श्रम का क्या योगदान था इसको देखेंगे, अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान होता था, क्या यहाँ की जनता को स्वतंत्रता उपलब्ध थी, ठीक है, इसको देखने वाले हैं। 5वीं शताब्दी या उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य कैसे छिन्न भिन्न हो गया था और पूर्वी, ठीक है, आधा भाग जो था उसमें अखंड और अत्यंत समृद्ध कैसे बना रहा, कैसे रोमन साम्राज्य में कुछ हिस्सा चला गया और कुछ हिस्सा वैसा का वैसा बना रहा, इन सबको हमको इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये कुछ की पॉइंट थे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। रोमन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी जो रोमन साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिली है उसके मेन सोर्सेज क्या है, यानी कि उसके मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, कहाँ से जानकारी मिलती है। तो देखिए इसको हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं। देखिए जो इतिहासकार हैं उनके पास जो स्रोत सामग्री है उसका विशाल भंडार है, तो उसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पाठ्य सामग्री, फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भौतिक अवशेष, जो भी भौतिक अवशेष वहां पे मिले थे, ठीक है। इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य सामग्री को देखेंगे। देखिए पाठ्य सामग्री में क्या है कि उस समय के व्यक्ति यानी तत्कालीन समाज के जो व्यक्ति थे, उस समय के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो लिखा था, ठीक है, उस काल का इतिहास, जो उस समय में जो भी घटनाएं होती थी उसके बारे में उन्होंने जो भी लिखा था उसको वृत्तांत कहा जाता था। इससे हमको रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसको हर साल लिखा जाता था यानी प्रतिवर्ष लिखा जाता था, ठीक है, तो इससे हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ पत्र मिले हैं, कुछ प्रवचन मिले हैं, ठीक है, कुछ लेक्चर मिले हैं, व्याख्यान मिले हैं, कुछ कानून के बारे में जानकारी मिली है। तो इन सब चीज़ों से इतिहासकारों को ये स्रोत मिले हैं जिससे उन्होंने रोमन साम्राज्य के बारे में इतिहास को लिखा है। सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे थे दस्तावेज जिसको प्रालेख भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, पांडुलिपि का क्या मतलब होता है, ठीक है। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई पुस्तक, ठीक है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक। अब क्या है भाई, देखो आज के समय में तो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी विकास हो रखा है, आज के समय में छपाई मशीन है, धड़ाधड़ किताबें छाप दी जाती है। लेकिन हम अगर रोमन साम्राज्य में जाएं, इतना पीछे जाएं, तो उस समय में ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो उस समय में किताबें जो लिखी जाती थी वो कैसे लिखी जाती थी, जब छपाई तकनीक नहीं है तो हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। और ये पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी, पेपायरस नाम का एक पेड़ होता था उसके पत्तों पर लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पेपायरस वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो याद रखना पेपायरस क्या है, एक पेड़ है, उसके पत्ते का क्या यूज होता है, लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। पेपायरस जो है एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के पास उगता था। यानी मिस्र में जो नील नदी थी उसके पास एक पेपायरस नाम का पौधा होता था जो सरकंडे जैसा देखने में लगता था, और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, यानी लिखने की सामग्री बनाई जाती थी। हजारों की संख्या में संविदा पत्र मिले हैं, लेख मिले हैं, ठीक है, संवाद पत्र मिले हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट मिले हैं, और आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। आज के समय भी देखें तो आज के समय में भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस रोमन साम्राज्य के वो पाए गए हैं। तो इन दस्तावेजों से भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। हम यहीं पढ़ रहे थे ना कि रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, तो ये हो गया। तीसरे नंबर पे देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, देखो अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर या शिला, ठीक है, किसी शिला पे या किसी पत्थर पे लिखे जाते हैं। अब इसमें कैसे लिखे जाते हैं, जैसे देखो ये पत्थर है, इसमें मूर्तियां बनाई हुई है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो जब पत्थर को खुरच कर, ठीक है, पत्थर पे कुछ उत्कीर्ण किया जाता है, यानी पत्थर पे कुछ खुरच कर लिखा जाता है। ये पत्थर की जगह धातु भी हो सकती है, ठीक है, धातु पे भी लिखा हुआ मिलता है तो वो भी अभिलेख ही होता है, पत्थर पे लिखा हुआ मिलता है तो भी अभिलेख होता है। तो इस तरीके की चीजें मिली हैं, इसलिए ये नष्ट नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है पत्थर जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, और एक बार उस पर लिख दिया तो वो हजारों साल बाद भी वैसे के वैसे रहते हैं,
ठीक है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। कौन सी भाषा में लिखा था इसमें? यूनानी और लातिनी भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये चीजें भी मिली है, इससे हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिलेख। इसके बाद है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में क्या होता है? जो उस समय जो भी भौतिक रूप से मिला हो, चाहे कोई बिल्डिंग टूटी हुई मिली हो, कोई बर्तन मिला हो, कोई सिक्का मिला हो, ठीक है, कोई इमारत के कोई सबूत मिले हों, या भी कोई अन्य वस्तु मिली हो, वो सब भौतिक अवशेष में आ जाता है, जो फिजिकली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं। भौतिक अवशेषों में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से पुरातत्व की खुदाई जब होती है या जब सर्वे किया जाता है उस समय जो चीजें मिलती है उसको भौतिक अवशेष की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे मान लो कोई बिल्डिंग मिली हो, कोई बिल्डिंग के सबूत मिले हो, कोई ईंट पत्थर मिला हो, ठीक है, कोई दरवाजा चौखट कुछ भी मिला हो, या कोई स्मारक मिल गया हो, या मिट्टी के मान लीजिए उस समय के बर्तन मिल जाएं, या पुराने सिक्के मिल जाए, या कोई मूर्ति मिल जाए, ठीक है, या अन्य कोई संरचना कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है? ये सारी चीजें भौतिक अवशेष में आ जाती है। तो इन सब चीजों से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यही पूछा जाता है कि बताइए 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो रोमन साम्राज्य था उसकी जानकारी के मुख्य स्रोत क्या थे? तो आप ये सारे स्रोत आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, रोम साम्राज्य जो था, जिसको हम रोमन साम्राज्य भी कहते हैं, रोम साम्राज्य भी कहते हैं, रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य, ये 2 साम्राज्य होते थे। इन दोनों के बीच में होता था कंपटीशन। अब रोमन साम्राज्य जो था ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। बड़ा क्यों था? क्योंकि 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य है। ईरान का जो साम्राज्य था वो इससे छोटा था। ठीक है, विविधता ज्यादा किसमें थी? रोमन साम्राज्य में ज्यादा विविधता थी, ईरानी साम्राज्य में उतनी विविधता नहीं थी। लेकिन बाद के समय में ईरानी जो थे वो रोमन पे आक्रमण करने लगे थे, बीच में इनके कंपटीशन रहता ही था। तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इन चीजों को याद रखना। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसके अंदर से ही आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की अवधि में ज्यादातर जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के जो विशाल क्षेत्र थे वो, ठीक है, वो सारा का सारा क्या था? एक शक्तिशाली साम्राज्य का वहां पे शासन होता था। वो शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? देखो, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के जो हिस्से थे वहां पे जो साम्राज्य था वो रोमन साम्राज्य था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब ये 2 साम्राज्य यहाँ पे हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। वैसे तो देखो, पूरा चैप्टर जो है वो केवल और केवल रोमन साम्राज्य के ऊपर है। ईरान के साम्राज्य के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। पूरी एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा दे रखा है। ठीक है, मेन जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रोमन साम्राज्य रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी साम्राज्य था, इसलिए हमको पढ़ना ये भी है। तो 2 मुख्य साम्राज्य थे, एक था रोमन साम्राज्य, एक था ईरान साम्राज्य। रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बीच में क्या था? आपसी प्रतिद्वंदता, यानी एक दूसरे के साथ कंपटीशन था, जिस कारण ये आपस में लड़ते थे। ठीक है, ये साम्राज्य जो था एक दूसरे के बिल्कुल पास था, और एक नदी थी जिसको कहा जाता है फरात नदी। ये फरात नदी जो थी इन दोनों को अलग करती थी। ठीक है, अगर मैं आपको इसे मैप में दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार ध्यान से वर्ल्ड मैप देखिए, आपके सामने मैंने वर्ल्ड मैप रखा हुआ है। इसमें जो ये जो साम्राज्य है, ठीक है, ये है आपका ईरानी साम्राज्य, इसको हम क्या कहेंगे? ईरान साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य कहाँ पे था? आपको पता है, उत्तरी अफ्रीका, यानी अफ्रीका का ये जो उत्तर वाला हिस्सा है। फिर इसके बाद यूरोप वाला जो हिस्सा है, ठीक है, और इसमें कुछ एशिया के भी हिस्से आ जाते थे। तो इस तरीके से फैला हुआ जो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य और ईरान के साम्राज्य जो थे आपस में नजदीक नजदीक थे। ये एक रोमन साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, और इन दोनों के बीच में क्या रहता था? कंपटीशन रहता था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रहती थी। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा मैप में और समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप को एक समुद्र के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। यानी यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है एक समुद्र। ये समुद्र जो है ये इन दोनों को अलग करता है, और इस समुद्र का नाम क्या है? इसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर इसको कहा जाता है। उन दिनों में भूमध्य सागर जो था वो रोम साम्राज्य का हृदय था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य के लिए। ठीक है, तो अब इसको अगर हम मैप में समझें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ना इसे मैप में दिखाता हूं। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को बीच में एक समुद्र जो है वो अलग करता है।
क्लियर है? इस समुद्र का नाम क्या है? भूमध्य सागर है, अभी हमने पढ़ा। भूमध्य सागर क्या है? रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा। इतना आपने समझ लिया। आगे देखते हैं, वापस से थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया था। उन दिनों में रोमन साम्राज्य का हृदय होता था भूमध्य सागर, ये हमने पढ़ लिया था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में सागर के आसपास के स्थित सभी प्रदेशों पे प्रभुत्व था। अब एक चीज याद रखिए, ये समुद्र है, समुद्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ये इसके आसपास जो भी क्षेत्र है समुद्र के आसपास, इन सभी क्षेत्रों में किसका प्रभुत्व होता था? रोमन साम्राज्य का। क्लियर है? आगे देखते हैं। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो नदियां थी, एक राइन और एक डैन्यूब। ये दोनों नदियों का नाम याद रखिए, एक राइन और एक डैन्यूब। ठीक है, उत्तर में राइन और डैन्यूब, और दक्षिण में अगर हम देखें तो जो सहारा नामक बड़ा सा रेगिस्तान था, यहां तक इसकी सीमा फैली हुई थी। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं और फिर आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक, यानी यहां से यहां तक। अगर हम उत्तर और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये जो येलो वाला पार्ट है इसको कहते हैं सहारा रेगिस्तान। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सहारा रेगिस्तान। और उत्तर में बात करें तो यहां पे आपको दो नदियां मिलेगी, एक का नाम है राइन और एक का नाम है डैन्यूब। तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से ये जो साम्राज्य है ये फैला हुआ था, रोमन साम्राज्य। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, हम दूसरे साम्राज्य की बात भी करेंगे जो कि ईरान का साम्राज्य था। ये अगर हम देखें तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में पूर्वी अरब तक फैला हुआ था। ये जो है सागर, इसको कैस्पियन सागर कहा जाता है। इसके अगर आप दक्षिण में देखो तो आपको ईरान साम्राज्य मिलेगा। ये अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी फैला हुआ था, और जो अरब का हिस्सा है, अरब के कुछ हिस्सों तक भी ये साम्राज्य फैला हुआ था। और इन दोनों साम्राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहता था। ये हमने समझ लिया है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। तो अगर हम रोमन साम्राज्य को पढ़ते हैं ना तो हम उसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, यानी दो चरण में बांटकर। ठीक है, दो फेज। वो दो पार्ट कौन से हैं? एक है पूर्ववर्ती और एक है परवर्ती। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और एक है परवर्ती रोमन साम्राज्य। पूर्ववर्ती क्या है? पहले का, ठीक है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो परवर्ती में आता है। मेन जो रोमन साम्राज्य था, जो शासन रहा है, वो यही रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर समझ लेते हैं, फिर आगे हम पूर्ववर्ती को समझेंगे, फिर परवर्ती को समझेंगे। ठीक है, देखिए पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, यानी तीसरी शताब्दी के मुख्य हिस्से तक संपूर्ण अवधि में जो रोमन साम्राज्य रहा है उसको पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में बांट के देखते हैं। परवर्ती साम्राज्य की बात करें तो तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय था वो परवर्ती रोमन साम्राज्य में आ जाता है। ठीक है, तीसरी शताब्दी से पहले का समय जो है उसको पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में पढ़ते हैं, और तीसरी शताब्दी के बाद के समय को हम परवर्ती रोमन साम्राज्य में पढ़ते हैं। अब हम करेंगे पूर्ववर्ती चरण को, यानी आरंभिक चरण जो था, इसको समझते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी उसे कहा जाता था रिपब्लिक, जिसको हिंदी में हम गणराज्य कहते हैं। यानी रोमन साम्राज्य में रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता जो थी वो सेनेट के हाथ में थी। सीनेट भी कहा जाता है इसको। अब देखिए, यानी कि रोमन साम्राज्य में शासन कैसा है, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, वहां पे सत्ता किसके हाथ में होती है? सीनेट के हाथ में होती है। अब सीनेट क्या है भाई? सीनेट एक संस्था है। ठीक है, सीनेट क्या है? एक संस्था है, यानी कई सारे लोगों का एक ग्रुप है। इसमें धनवान परिवारों के एक छोटे समूह का बोलबाला है, यानी इसमें एक जो अमीर परिवार हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके कुछ सदस्य होते हैं जो सीनेट के मेंबर होते हैं। इनका इसमें बोलबाला होता है, यानी इनका वर्चस्व होता है। ठीक है, इनको अभिजात भी कहा जाता है। ये लोग अभिजात भी कहलाते हैं। अभिजात का मतलब क्या होता है? देखिए अभिजात का मतलब होता है, अभिजात ऐसा समुदाय होता है जो पैसे वाला समुदाय हो, यानी कि जो धनी समुदाय हो। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं, ये धनी समुदाय होता है, ये ताकतवर समुदाय होता है। ठीक है, समाज में इसका रुतबा होता है, समाज में इनका वर्चस्व होता है। ऐसे समुदाय जो होते हैं उनको अभिजात वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो सीनेट के जो मेंबर थे वो अमीर थे, तो वो अभिजात थे।
गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट जो है उसके सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। यानी ये जो गणतंत्र शासन है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? सीनेट नाम की संस्था है उसके द्वारा चलाया जाता है। गणतंत्र वाला जो शासन था ये 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, इसको हम बीसी में पढ़ रहे हैं, ईसा पूर्व में, इसलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं 509 से 27 बैक में जाके। ठीक है, आगे देखो, लेकिन 27 ईसा पूर्व में क्या होता है, जूलियस सीजर नाम का जो शासक था, ठीक है, इसका पुत्र था, इसका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बच्चा था जो इसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, ऑक्टेवियन, इसने क्या कर दिया, इसका तख्ता पलटी कर दिया। अब जब तख्ता पलट हुआ तो सत्ता किसके हाथ में चली गई? ऑक्टेवियन। और ये ऑगस्टस के नाम से रोम में सम्राट बना। किस नाम से शासन चलाया इसने? ऑगस्टस। इंपॉर्टेंट है ऑगस्टस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो ऑगस्टस नाम से इसने शासन चलाया और सम्राट बन गया। अब इसने अपने इसके ये दत्तक पुत्र था, अपने पिता का तख्ता पलट करके आया है। ठीक है, सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी, उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो सीनेट का मेंबर होता है, क्योंकि इसमें अमीर लोग जो होते थे वो सीनेट के सदस्य होते थे, उनकी सदस्यता लाइफ टाइम की होती थी। ठीक है, इसमें किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता था? इसमें धन और पद प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया जाता था, किसके पास ज्यादा पैसा है ये ज्यादा मैटर करता था। पहला सम्राट जो ऑगस्टस है, इसने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसको प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो शासन, जो इसने राज्य स्थापित किया था, अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की थी, प्रिंसिपेट के नाम से जानी जाती है। ऑगस्टस का एक छत्र शासन था, बिल्कुल उसी का शासन था, सब कुछ उसके हाथ में था। एक छत्र का शासन है मतलब मेन है राजा ऑगस्टस, सब कुछ उसके हाथ में है और वो जैसा चाहेगा वैसा शासन चलेगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ठीक है, एक तरह से ये तानाशाही वाला ही शासन मान लो। सत्ता का वास्तविक स्रोत जो था वो ऑगस्टस था, लेकिन फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, निरंकुश शासक नहीं है। जबकि वो निरंकुश शासक भी था, वो तानाशाह शासक भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा, एक कल्पना को जीवित रखा। उसमें उन्होंने उस राजा को एक प्रमुख नागरिक बताया, एक आम नागरिक की तरह, और उसको निरंकुश शासक नहीं माना, जबकि वो निरंकुश था, ये भी याद रखना है। ठीक है, ऐसा सीनेट को सम्मान देने के लिए किया गया था, क्योंकि सीनेट में जो सदस्य होते थे वो क्या होते थे? ताकतवर पैसे वाले लोग होते थे, तो उनको सम्मान देने के लिए ये सारा किया गया था। सीनेट ऐसी संस्था थी जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी एक गणतंत्र था, उस समय पे इस सीनेट ने क्या करा था, सत्ता पे अपना नियंत्रण कर रखा था, यानी सत्ता पे सीनेट का नियंत्रण होता था। रोम में सीनेट संस्था जो थी उसका जो अस्तित्व था वो बहुत शताब्दियों तक चलता रहा। सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग यानी रोम के जो धनी परिवार थे उनका प्रतिनिधित्व था। अभिजात वर्ग मैंने आपको क्या बताया? ऐसे लोग जो पैसे वाले हों, धनी हों, ऐसे लोग जिनके पास ताकत हो, ऐसे लोग जिनके पास सत्ता हो एक तरह से ये मान लो, या फिर उनका वर्चस्व हो। ऐसे ही कुलीन, कुलीन क्या होते हैं? ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत अमीर परिवार से होते हैं। ठीक है, बहुत ही अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, धनी होते हैं, तो इनका ही इसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व होता था। आगे चलकर क्या हुआ, इतावली मूल के जमींदारों को भी इसमें शामिल कर लिया सीनेट के अंदर। अब एक चीज याद रखिए, इतावली का मतलब है इटालियन, इटालियन मतलब इटली से रिलेटेड है ये। ठीक है, हिंदी में इतावली कहते हैं, अंग्रेजी में इनको इटालियन कहा जाता है। तो जो इटालियन थे उन जमींदारों को भी सीनेट में शामिल किया गया। रोम के इतिहास की जो ज्यादातर पुस्तकें हैं वो यूनानी और लातिनी में इन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई थी, यानी यूनानी और लातिनी भाषा में जो लिखा गया था वो इन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया था, ज्यादातर जो पुस्तकें मिलती है। फिर क्या होता है, सम्राट की परख इस बात से की जाती थी, मतलब सम्राट को इस बात से परखा जाता था कि जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है। मान लो अगर सम्राट जो है सीनेट के सदस्यों के साथ बहुत सॉफ्ट व्यवहार रखता है, बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, तो शासक को बहुत अच्छा बताया जाता था। लेकिन अगर शासक सीनेट के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो उसको फिर बुरा शासक माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए उन सम्राट को सबसे बुरा शासक माना जाता था जो सीनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार यानी जो दुश्मनी वाला व्यवहार रखते थे या उनके साथ हिंसा करते थे, तो उनको बुरा शासक माना जाता था। कुछ सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, वापिस से जो पुराना सिस्टम रहा है उसमें लौटने के लिए तरसते थे। अब गणतंत्र युग को समझिए, यहाँ पे क्या अंतर है।
जब गणतंत्र युग था उस समय में क्या था, सीनेट बहुत ताकतवर था। ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर सेनेट था। लेकिन बाद के समय में सम्राट जो था वो ज्यादा ताकतवर होने लगा, यानी बाद में सम्राट ज्यादा ताकतवर होने लगा। अब जब सम्राट ज्यादा ताकतवर होने लगा तो लोग वापस से पहले वाले दौर के लिए तरसते थे कि काश पहले जैसा हो जाए, हमारे हाथ में फिर से ताकत ज्यादा आ जाए। लेकिन वो इस चीज को समझते थे, जान चुके थे कि अब ऐसा हो पाना असंभव था, अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो क्या है, सम्राट ताकतवर हो गया है। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य में एक मुख्य संस्था और भी थी जो थी सेना। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मुख्य हैं, यहाँ पे एक ध्यान से देखिए एक बार। सबसे पहले नंबर पे सम्राट है, फिर सेनेट है, फिर मुख्य संस्था सेना है। फारस में सेना होती थी वो बलात् भर्ती वाली सेना होती थी। बलात् भर्ती मतलब जबरन भर्ती कर ली जाती थी। उसमें क्या हो, एक तरह से ये मान लो कि बलात् भर्ती में क्या होता था, इसमें कुछ वर्ग या समूहों के जो वयस्क होते थे, अडल्ट होते थे, पुरुष होते थे, उनको कंपलसरी था कि वो सैनिक सेवा देंगे ही देंगे। यानी कि जबरन एक तरह से मान लो उनको सेना में सेवा देना ही देना होता था, चाहे उनका मन हो सैनिक बनने का, चाहे उनका मन ना हो, लेकिन उनको सेना बनना पड़ता था, सेना में जाना पड़ता था। इसको बलात् भर्ती कहा जाता था, जो कि फारस में होता था। लेकिन रोम साम्राज्य में ऐसा नहीं था। रोम साम्राज्य की जो सेना थी वो व्यवसायिक सेना थी। व्यवसायिक सेना का मतलब है उनको सैलरी मिलती थी, जबरन उनको भर्ती नहीं करा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और उसको न्यूनतम 25 साल तक सेवा करनी पड़ती थी। यानी जब वो सैनिक बनते थे, ठीक है, तो उनको 25 साल तक अपनी सर्विस में, अपनी नौकरी में रहना पड़ता था। एक वेतन भोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस दौर में इतनी बड़ी सेना चलाते थे ये, और इनके पास वेतन भोगी सेना थी जिसको वो सैलरी देते थे। सेना में चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक, ठीक है, 6 लाख सैनिक थे, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की क्षमता होती थी, शक्ति होती थी। वो चाहे तो सम्राट को भी बदल सकते थे। कभी कभी ये विद्रोह भी कर देते थे सैनिक। अब देखो कैसे होता था विद्रोह, आंदोलन बहुत करते थे ये। पहले ये तीन चीजों को समझ लो। सबसे पहले नंबर पे क्या होता था, सम्राट होता था। दूसरे नंबर पे सीनेट होती थी। तीसरे नंबर पे सेना होती थी। लेकिन सेना बहुत मजबूत थी, कभी कभी सेना सम्राट के खिलाफ भी हो जाती थी। इसको भी देखते हैं कैसे होती थी, समझते हैं। देखिए, सैनिक जो थे, सेना जो थी, वो बेहतर सेवा यानी बेहतरीन सर्विस के लिए, ठीक है, और अपना वेतन बढ़वाने के लिए यानी सैलरी को इंक्रीज करवाने के लिए आंदोलन बहुत करते थे ये लोग। यदि सेनापति और सम्राट इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इनकी मांगों को, इनकी बातों को नहीं मानते, तो ये क्या करते थे, ये लोग उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते थे। मान लो अगर सेनापति है, जो उनका हेड है, कमांडर है, वो उनकी बात नहीं मान रहा, या सम्राट उनकी मांगों को नहीं मान रहा, तो ये लोग आंदोलन कर देते थे। और आंदोलन कभी कभी विद्रोह का रूप ले लेता था, कि शुरुआत आंदोलन के रूप में हुई है, लेकिन कभी कभी ये हिंसा पे भी उतारू हो जाते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी। ठीक है, सेनेट जो है वो सेना से घृणा करती है, और सेनेट जो है वो सेना से डरती है, क्योंकि उसको लगता है ये हिंसा का स्रोत है। ठीक है, तो मेन जो है ताकतवर वो है सम्राट। दूसरे नंबर पे अब आ जाती है सेना, क्योंकि सेना भी काफी ताकतवर है। जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चे, सरकार को लगा कि भाई जो उनका खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके खर्चे की भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या करा, टैक्स लगा देते थे। जब वो टैक्स ज्यादा लगा देते थे तो स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण हो जाती थी। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के लिए तीन प्रमुख खिलाड़ी होते थे, किसी भी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के लिए, खासकर रोम साम्राज्य में। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझनी है, सम्राट जो था इसके पास वास्तविक सत्ता होती थी, असली सत्ता यही चला रहा था। इसके कई सारे उत्तराधिकारी या खुद का बच्चा भी हो सकता है या दत्तक भी हो सकते हैं। तो कुछ प्रमुख सम्राट के नाम बता देते हैं, वैसे तो बहुत सारे सम्राट थे, लेकिन कुछ प्रमुख सम्राट के नाम आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर पे आपका अभिजात वर्ग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सीनेट कह रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे सेना है। अब देखते हैं, अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पे निर्भर करती थी कि वो सेना पर कितना नियंत्रण करते हैं। अगर सम्राट का सेना पे नियंत्रण है तो वो एक तरह से सफल माना जाएगा। अगर सेना ही उसके नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो सेना उसके खिलाफ बगावत भी कर सकती थी, उसका तख्ता पलट भी हो सकता था। तो ऐसे में ये देखा जाता था कौन सम्राट कितना मजबूत है, सेना को कैसे वो कंट्रोल में रख पाता है। ठीक है, आगे देखो, अगर सेना विभाजित हो जाए
तो इसका परिणाम गृह युद्ध के रूप में सामने आता था। बिल्कुल, अगर सेना कभी कभी विभाजित हो जाती है, अलग हो जाती थी, तो गृह युद्ध भी हो जाता था, देश में हिंसा हो जाती थी। ऑगस्टस का शासनकाल जो था वो रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा जाना जाता है शांति के लिए, क्योंकि ऑगस्टस के शासनकाल में बिल्कुल शांति थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, सब ठीक था। ऑगस्टस के बाद उसका जो पुत्र है टिबेरियस, उसने शासन चलाया। टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था। इस काल की एक विशेष उपलब्धि ये भी रही है कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का काफी विस्तार हुआ। यानी इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाते गए, जो भी क्षेत्र इनके आए उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए अनेक आश्रित राज्य जो थे वो रोमन साम्राज्य में मिला लिए गए। ठीक है, बहुत सारे आश्रित राज्य थे जो कहीं ना कहीं साम्राज्य में आश्रित रहते थे, उन्होंने इनको भी अपने में मिला लिया। और देखो क्या होता है, आश्रित राज्य ऐसे स्थानीय राज्य थे, आसपास के राज्य थे, तो जो रोम के आश्रित थे, रोमन साम्राज्य को मानते थे, रोम को ये भरोसा था कि ये शासक, यानी कि देखो जैसे एक रोम साम्राज्य का एक मेन शासक है और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, इनके अपने अपने शासक हैं, ये कहीं ना कहीं इस पे आश्रित है। तो रोमन साम्राज्य का जो मेन शासक था वो ये उम्मीद करता था, उसको ये भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम ने उनका अलग से अस्तित्व स्वीकार कर लिया। ठीक है, रोमन साम्राज्य ने ये कहा कि आप अपने यहाँ पे आराम से शासन चलाओ, कोई समस्या नहीं है हमको, बस हमारे आश्रित रहो, हम तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब हमें सेना की जरूरत होगी तो हमको अपनी सेना दे देना, ताकि अगर हम कहीं युद्ध लड़ते हैं तो हमें तुम्हारी सेना चाहिए। इस तरीके से तुम अपना अलग तरीके से शासन चला सकते हो, लेकिन हमारी छत्र छाया में रह के, ठीक है, हमारे अंडर में ही आपको शासन चलाना है। तो ये व्यवस्था थी। आगे देखो, दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक राज्य जो है वो फरात नदी के पश्चिम में जो पड़ते थे, जो फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे, उन राज्यों, उनको भी क्या करा, रोम के द्वारा हड़प लिया गया। ये राज्य बहुत समृद्ध थे, जो पश्चिम के राज्य भी इन्होंने हड़प लिया, अपने में शामिल कर लिए। ये बहुत समृद्ध होते थे। इनके पास एक हेरोड नाम का एक राज्य था, इसके पास 54 लाख दिनारियस, ठीक है, यानी कि 1,25,000 केजी सोना, इसके बराबर की इसकी आमदनी होती थी। दिनारियस क्या है, दिनारियस है रोम का एक सिक्का, जो कि कैसा होता है, जो कि चांदी का होता है। ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती है। तो इतनी ज्यादा इसकी कमाई थी हेराड की, और इसको रोम ने क्या करा था, हड़प के अपने में शामिल कर लिया था। इटली के सिवाय साम्राज्य के सभी क्षेत्र जो थे वो प्रांतों में बटे हुए थे। ठीक है, उनसे क्या करा जाता था, टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरम पे था, बिल्कुल मतलब बढ़िया चल रहा था सब कुछ, बिल्कुल समृद्धि में था रोम, ठीक है, उस समय रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से लेके अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक ये फैला हुआ था, यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित कर दिए गए थे, जिनके माध्यम से क्या होता था, समस्त साम्राज्य पे नियंत्रण था। तो रोमन साम्राज्य जो दूसरी शताब्दी है उसमें अपने चरम पे था, सब कुछ बेहतरीन था, बहुत ज्यादा फैल गया था ये। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है, स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया तक, और दक्षिण में अगर हम आते हैं तो ये जो सहारा रेगिस्तान है यहां तक ये फैल चुका था। इतना बड़े क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैल गया था। ठीक है, भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जो थे, ठीक है, और इनकी जो सामाजिक प्रणाली थे, इसके मूल आधार यही थे, सिकंदरिया और अंटीओक। ये थोड़े से नाम आप याद रखो, अगर याद रखा जाए तो। इन्हीं शहरों के माध्यम से क्या होता था, सरकार जो थी वो प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पे टैक्स लगाने में सफल हो पाई थी, क्योंकि ये इनके कंट्रोल में थे, जिनसे क्या होता है, साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा, यानी जब टैक्स इन्होंने लगाया गांव वगैरह पे, तो इनको पैसा जो था, टैक्स जो था, कर जो था, वो ज्यादा मिलने लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग जो था वो रोमन साम्राज्य कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में कहीं ना कहीं सहायता करता था। ठीक है, जो लोकल, जो उनके प्रशासन का जो क्षेत्र होते थे वो कहीं ना कहीं इनकी टैक्स को इकट्ठा करने में मदद करते थे। आगे देखो, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान क्या होता है, ज्यादातर प्रशासक जो थे वो सैनिक अफसर, ठीक है, इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्भ्रात वर्ग बन गया। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई सम्राट होता है,
फिर क्या होती थी, इसमें सीनेट होता था, सेनेट एक संस्था थी, और सेना होती थी। लेकिन अब एक नया सम्भ्रात वर्ग बन रहा है। सम्भ्रात वर्ग का मतलब है एक अमीर वर्ग बनने लगा था धीरे धीरे, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था। ये जो नया वर्ग बना था ये सेनेट से ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था, सम्राट उसके साथ था। तो जाहिर सी बात है जिसके सिर पे सम्राट का हाथ हो वो ताकतवर हो ही जाता है। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट, ठीक है, ये और मजबूत होता गया। सम्राट गैलिनस जो थे उसने क्या करा, सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया और इस नए वर्ग के उदय को मजबूत किया। अब सम्राट जो था गैलिनस वो खुद ही नहीं चाहता था कि सेनेट मजबूत हो, सेनेट को पसंद नहीं करता था, तो इसीलिए उसने क्या करा, ये जो नया वर्ग था सेनेट को वहां से हटाया और नए वर्ग को वहां पे डालना शुरू कर दिया। ठीक है, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने या सेना तक पहुंच रखने पर उसने बैन लगा दिया कि अब कोई भी सेनेट का व्यक्ति, कोई भी सेनेटर सेना में नहीं जा सकता। ठीक है, पूरी तरीके से बैन। गैलिनस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि साम्राज्य का नियंत्रण, क्योंकि सेना मजबूत हो जाती थी, कभी कभी नियंत्रण कर लेती थी, वो नहीं चाहता था कि साम्राज्य का नियंत्रण किसी भी प्रकार से सेनेटर के हाथ में जाए। ठीक है, क्योंकि शुरू में ही सेनेट जो था वो बहुत मजबूत था। सेनेट लंबे समय तक शासन चलाता आया है, सेनेट के लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। सम्राट तो बाद में मजबूत हुआ था, इसीलिए सम्राट इस चीज को समझता था। सम्राट नहीं चाहता था कि दोबारा से सत्ता जो है किसी भी तरीके से सेनेट के लोगों के हाथ में जाए, इसीलिए वो सेनेट के लोगों को सेना में रखना ही नहीं चाहता था, उसको बैन कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनकी किसी भी सेनेटर के हाथ में सत्ता किसी भी तरीके से जा पाए। तीसरी शताब्दी का संकट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। आखिर क्या होता है तीसरी शताब्दी में, क्या समस्या आती है, इसको देखिए। यहां तक जो रोमन साम्राज्य था वही मेन रोमन साम्राज्य था, बाद में धीरे धीरे क्या होता है वो टूटने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो कमजोर होने लग जाता है। ठीक है, देखो पहली और दूसरी शताब्दी जो थी उसमें शांति थी, समृद्धि थी, आर्थिक विस्तार हुआ था, पैसा बहुत आ रहा था, टैक्स बहुत था, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही तीसरी शताब्दी आती है तो कहीं ना कहीं तनाव की संकेत मिलते हैं। 225 ईस्वी में क्या होता है, ईरान का एक आक्रामक वंश था, यहां से आपके पेपर में आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस लाइन को ध्यान देना। देखिए 225 ईस्वी में क्या होता है, ईरान का एक आक्रामक वंश था जिसको कहा जाता है ससानी वंश। ससानी वंश जो था इसने क्या करा, ये बार बार रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर देता था, और इस समय में रोमन साम्राज्य थोड़ा कमजोर भी हो गया था। केवल 15 वर्ष के भीतर भीतर तेजी से फरात नदी की दिशा में ये जो ससानी वगैरह थे ये फैलने लग रहे थे। ठीक है, 3 भाषाओं में खुदे हुए शिलालेख एक मिला है, ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने उसमें दावा करा है एक शिलालेख में कि उसने 60,000 से ज्यादा रोमन जो सेना था उसका अंत कर दिया था। यानी एक मतलब एक शिलालेख मिला है जो कि 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा था, उसमें ईरान के राजा ने, ईरान के शासक ने दावा करा था कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों को मारा है। तो आप समझ रहे हो कि रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, ईरान का साम्राज्य उन पे हावी हो रहा है। देखिए फिर क्या होता है कि जो रोम साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटियोक, यहाँ पे भी कब्जा हो जाता है, यानी कि अब रोम साम्राज्य की राजधानी में कब्जा हो गया। फिर कुछ जर्मन मूल की जनजातियां थी, जो जर्मन जनजातियां थी, जैसे एल्मनार्ड हो जाएगी, फ्रैंक हो जाएगी, गोथ हो जाएगी। इन जनजातियों ने क्या किया, ये जो उत्तर में आपको मैंने मैप में बताया था ना कि जो रोमन साम्राज्य था उत्तर में जो राइन और डैन्यूब नदी थी यहाँ से शुरू होता था, तो इन नदियों की सीमाओं से इन जनजातियों ने रोमन साम्राज्य की तरफ बढ़ना शुरू करा और रोमन साम्राज्य पर इन्होंने क्या करा, आक्रमण कर दिया और कई क्षेत्रों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक वो ससानी वंश के लोग हैं जो इन पे आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जर्मन मूल की कुछ जनजातियां हैं वो भी इन पे आक्रमण कर रही हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि रोमन साम्राज्य जो है इस समय में आके धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। ठीक है, रोमन साम्राज्य कमजोर हो गया था और इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि आप ये मान लीजिए तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में, कुछ कुछ समय में ही सम्राट बदल जाते थे। यानी कि 47 वर्षों में, मात्र 47 वर्षों में 25 सम्राट जो थे वो बदल गए। आप सोचो कि कितना ज्यादा मतलब यहाँ पे अस्थिरता या अव्यवस्था हो चुकी थी। ठीक है, इस अवधि में साम्राज्य जो था वो बहुत ही ज्यादा तनाव वाली स्थिति से गुजर रहा था, जो कि आपको यहां से पता लगा होगा। आगे समझते हैं लिंग साक्षरता और इनकी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए होता क्या था
कि इन दिनों में जो विवाह होते थे, ठीक है, विवाह विवाह संबंध ऐसे होते थे कि मतलब उनमें जो फैमिली बनती थी वो न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते थे ये लोग। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जैसे कि आप हमारे यहाँ भारत में देखते हैं जॉइंट फैमिली का चलन है। जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ पे जिसमें दादा दादी और माता पिता चाचा वगैरह सब एक साथ रहते हैं, एक बहुत बड़ा परिवार होता है। उसका ठीक अपोजिट होता है न्यूक्लियर फैमिली, इसमें पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे वगैरह होते हैं। तो ये होता है। तो इन दिनों में न्यूक्लियर फैमिली का चलन हो गया था। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, ठीक है, परिवार में दासों को भी सम्मिलित किया जाता था। और विवाह कैसे होता था, विवाह समझिए, विवाह में क्या होता था कि जो पति की एज होती थी वो आप ये लगा लो 28 साल से लेके 32 के आसपास की एज में लड़के की शादी होती थी। लड़की की शादी 16, 18, ठीक है, 22, 23 साल में ही हो जाती थी। तो आप देखोगे कि लड़का और लड़की की एज में एक अच्छा खासा गैप होता था यहाँ पे। अब देखिए, पत्नी जो थी वो पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी जो पत्नी के पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति को पति को नहीं देती, ठीक है, किंतु अपने पैतृक परिवार में वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। यानी कि जो उसका पिता होता था, लड़की का पिता, उसकी जो संपत्ति है उसमें इसके पूरे अधिकार होते थे, ठीक है, ये आपको समझना है। आगे देखिए क्या होता है। महिला को जो दहेज महिला की जब शादी होती थी, जो माता पिता दहेज देते थे, तो दहेज जो होता था वो तो वैवाहिक अवधि के दौरान अगर वो शादी में बनी रहती है तो उसके पति के पास चला जाता था। लेकिन महिला जो थी वो अपने पिता की जो मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो महिला है, लड़की है, विवाह के बाद जो दहेज है वो तो उसके पति को मिल गया, ठीक है, लेकिन जो लड़की का जो पिता है, ठीक है, पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी लड़की अभी भी बनी हुई है। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद, मृत्यु होने के बाद जो संपत्ति है वो उस लड़की को मिल जाएगी। यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र अधिकारी जो है वो लड़की बन जाती थी। और अगर हम इस तरीके से समझे तो हमको ये पता लग रहा है कि रोमन साम्राज्य जो था, यहाँ पे महिलाओं को अधिकार थे, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार थे, ठीक है, संपत्ति पे वो अपना स्वामित्व रख सकती थी, उसका संचालन अपने अकॉर्डिंग कर सकती थी, इसके लिए उसको कानूनी अधिकार भी मिले हुए थे। तलाक देना उस समय में काफ़ी आसान होता था। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तलाक वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब बाहर से ही आया हुआ है, ठीक है, पश्चिमी देशों से आया हुआ है। यहाँ पे साक्षरता जो थी वो काम चलाऊ थी, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे। सांस्कृतिक विविधता को देखें तो समाज में काफ़ी मौजूद थी, ठीक है, काफ़ी सांस्कृतिक विविधता होती थी समाज में, अलग अलग तरह के लोग होते थे, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होता था। अब बात करते हैं आर्थिक विस्तार की, तो इसको समझिए। देखिए क्या था, रोमन साम्राज्य जो था वो ठीक ठाक था आर्थिक रूप से। अगर हम देखें, उसके पास बंदरगाह, खदान, ईंट के भट्टे, खान, जैतून के तेल की जो फैक्ट्रियां थी ये बहुत संख्या में थी। इससे हमें पता लगता है कि इनका जो इनका उद्योग वाला जो आधारभूत ढांचा है वो बहुत मजबूत है, ठीक है, अच्छा, मतलब इनके पास इनकम के सोर्स थे। स्पेन में क्या होता था, जैतून का तेल निकालने का जो उद्यम था, जो बिजनेस था, वो 140-160 ईस्वी के आसपास के वर्षों में सबसे ऊपर हो रखा था, बिल्कुल चरम पे था, बहुत अच्छी मतलब इससे अर्निंग होती थी। स्पेन में जो जैतून का तेल जो होता था मुख्य रूप से, ठीक है, ये स्पेन का जैतून का तेल जो था वो काफ़ी मतलब फेमस है, वो इसके लिए इसका ही व्यापार ये करते हैं ये लोग। तो ये क्या करते थे, अपना जो जैतून का तेल निकालते थे उसको कंटेनरों में ये क्या करते थे, डालते थे और इसको फिर आगे पहुंचाते थे। कंटेनर को ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता था। आगे देखो, स्पेन के जो तेल उत्पादक हैं, ठीक है, स्पेन के तेल उत्पादक, दूसरी तरफ है इतावली, ठीक है, इतावली यानी इटालियन तेल उत्पादक, इनके बीच में रहता था हमेशा कंपटीशन, प्रतिद्वंदता रहती थी। रोमन साम्राज्य में एक बेहतरीन वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था भी थी, ठीक है, पैसा जो था बैंकिंग के जरिए खूब व्यापक रूप से यूज में आता था, प्रयोग किया जाता था। साम्राज्य के अंतर्गत बहुत से क्षेत्र ऐसे आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत ही उर्वर थे। उर्वर का मतलब क्या है, जहां की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ हो, ठीक है, जहां पे अच्छी खेती हो और फसल भी बहुत अच्छी मिले, ऐसी भूमि को हम उपजाऊ कहेंगे, ठीक है। तो बहुत उर्वर थी, जिसके लिए फेमस थी। वो जगहों के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ किस जगह से क्या मिलता था। आप ये यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए, आगे समझाता हूँ। देखिए, जो कैंपेनिया है, यहाँ से क्या होता था, अच्छे किस्म के यहाँ पे अंगूर उगाए जाते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और इन अंगूरों से बहुत बेहतरीन यहाँ पे शराब बनाई जाती थी, ठीक है, यहाँ से शराब आती थी। फिर सिसिली और बाइजेकियम जो था, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे ये लोग, ठीक है, इनके पास बहुत गेहूं होता था, जमीन इनकी काफ़ी उपजाऊ थी। गैलीली की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, तो यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती थी, गहन खेती होती थी। स्पेन का जो जैतून का तेल है,
स्पेन के जो दक्षिण भाग है, ठीक है, दक्षिण में जो लक्विडविर जो नदी है, इसके किनारे के साथ साथ बसी जमींदारियों से आया करता था। और होता क्या था, स्पेन में सोने और चांदी की खानें होती थी और यहाँ पे खनन का काम होता था और बड़े पैमाने पे यहाँ पे खानों से खनिज संसाधन निकाले जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से देखें तो ये ठीक ठाक था, रोमन साम्राज्य बेहतरीन था। अब बात करेंगे श्रमिकों पे नियंत्रण, यानी कि जो श्रमिक होते हैं, जो दास होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, दास प्रथा जो थी वो बड़े पैमाने पे थी। आप ये लगा लीजिए, इटली की जो टोटल जनसंख्या थी वो 75 लाख थी उस समय में, उसमें से 30 लाख तो केवल और केवल दास थे। तो आप सोचो कितना बड़ा नंबर है, कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है, दासों की। तो दासों को पूंजी निवेश के रूप में एक तरह से देखा जाता था, यानी कि जैसे आज के समय में हम देखते ना, कहते हैं पैसा है तो गोल्ड खरीद लो, एक इन्वेस्टमेंट है, जमीन खरीद लो, एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ये लोग दासों को खरीदने को इन्वेस्टमेंट मानते थे, समझ रहे हो। तो दास को एक इन्वेस्टमेंट, निवेश के नजरिए से देखते थे ये लोग। उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो दासों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, क्रूरता वाला, नफरत वाला, गुस्से वाला। लेकिन जो आम लोग होते थे, ठीक है, वो दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे, वो सॉफ्ट होते थे, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके साथ गलत नहीं करते थे। दासों की फिर कमी होने लगी। जब दासों की कमी होने लगी तो अब क्या करेंगे भाई, दास तो इनको चाहिए थे, तो इन्होंने दासों के प्रजनन को प्रोत्साहन दिया। प्रजनन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दास जो है वो बच्चे पैदा करें, ठीक है, इस चीज को प्रोत्साहित किया। दासों के काम का निरीक्षण किया जाता था, देखा जाता था, उन पर नजर रखी जाती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दास काम चोरी कर रहा हो, काम ना कर रहा हो, इन सब चीजों पर नजरें रखी जाती थी। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य में कुछ सामाजिक श्रेणियां। रोमन साम्राज्य का जो समाज था वो कैसे बटा हुआ था। देखिए, हर समाज में कुछ वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ठीक है, उद्योगपति वर्ग। ऐसे वर्ग हमेशा से समाज बटा हुआ है वर्गों में, हमेशा। तो क्या उस समय में रोमन साम्राज्य में क्या था सिस्टम, उसको समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य को हम दो कैटेगरी में बांट के देखते हैं। एक तो है प्रारंभिक, जहां सब कुछ बेहतरीन था, दूसरा है परवर्ती काल, ठीक है। तो प्रारंभिक समय में अगर हम देखें तो सेनेटर एक मुख्य वर्ग था, ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अश्वारोही, नाइट वगैरह जो थे ये भी एक वर्ग था, ठीक है। सैनिक वगैरह जो होते हैं, सेना का एक वर्ग हुआ करता था। सम्मानित वर्ग होते थे कुछ, जिनका समाज में खूब सम्मान होता था। फिर निम्नतर वर्ग भी होते थे, ठीक है, और दास लोग भी होते थे। तो ये ऐसी सामाजिक संरचना थी स्टार्टिंग में। बाद के समय में क्या होता है, सम्राट मेन हो जाता है। फिर अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग मैंने आपको बताया था, इसमें कौन होते थे, अमीर लोग होते थे, ठीक है, धनी लोग होते थे, ऐसे लोग होते थे जिनका समाज में वर्चस्व हो, प्रभुत्व हो, ऐसे लोग होते थे। ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग थे, निम्नतम वर्ग के लोग थे और दास थे। तो इस तरीके से समाज जो था वो यहाँ पे दोनों वर्गों में, अगर दोनों समय में देखें, दोनों कालखंड में देखें, तो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी, अब देखो अब परवर्ती काल शुरू हो रहा है। परवर्ती काल यानी बाद का काल, इसमें क्या था, जो रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था, खत्म होने को हो रहा था। तो समझते हैं क्या क्या होता है। परवर्ती काल जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो चौथी शताब्दी की जो प्रारंभिक भाग है उसमें जो एक शासक होता है उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन नाम का ये जो शासक था, इसके काल से शुरुआत होती है। पहले दो समूह जो थे, जैसे सेनेटर हो गया और नाइट हो गया, अश्वारोही जिसे कहा जा रहा है, ये क्या हो गए, ये आपस में मिल गए और मिलकर इन्होंने एक विस्तृत, मतलब एक, आप ये कह लो, एक बड़ा अभिजात वर्ग ये बन गया था। ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग से अत्यधिक धनवान था और कई तरीकों से ये विशुद्ध सैनिक सम्राट वर्ग से कम शक्तिशाली था। अब मैंने आपको बताया था एक शासक था गैलिशस ऐसे करके कुछ नाम था, उसने क्या करा था, सेनेटर को हटा के जो नया सम्राट वर्ग था उसको बढ़ावा दिया था। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो सैनिक सम्राट वर्ग जो था ये इससे कम शक्तिशाली है, ठीक है ये। और मध्यम वर्गों की अगर हम बात करें तो मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे अब वो नौकरशाही और सेना में काम करने लगे थे, यानी कि सीधा उसमें जुड़ गए थे। नौकरशाही क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, जो राजा के कर्मचारी अधिकारी होते हैं उसमें लोग इसमें जुड़ने लगे थे, सेना में लोग जुड़ने लगे थे। फिर बाद में क्या होता है, अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी इसमें शामिल होने लगे।
फिर नीचे भारी संख्या में जो निम्नतर वर्ग होते थे, जो सबसे निम्नतम वर्ग है, उनका भी एक बहुत बड़ा समूह था। ये लोग क्या करते थे, ये निम्नतम वर्ग कहलाते थे। ये ज़्यादातर मतलब मजदूरी वगैरह का काम करते थे, जैसे कि इनमें जो ग्रामीण श्रमिक यानी गांव के जो मजदूर हो गए वो इसमें थे, उद्योग में काम करने वाले मजदूर हो गए, खनन का काम करने वाले मजदूर हो गए, प्रवासी जो कामगार थे, वो सारे मजदूर जो थे वो निम्नतम वर्ग में ही आते थे। ये मजदूर लोग ये क्या काम करते थे, ये अनाज और जैतून की जो फसल होती थी उसकी कटाई का भी काम करते थे, ठीक है। उद्योग के लिए भी ये श्रम करते थे, मेहनत करते थे। तो ये निम्नतम वर्ग में आते हैं, एक तरह से मजदूर वर्ग मान लो आप इनको। फिर परवर्ती साम्राज्य को देखते हैं। इसमें क्या था, प्रथम 3 शताब्दियों में जो चांदी की सिक्के चलते आ रहे थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था चांदी का सिक्का चलता था, ठीक है। तो ये 3 शताब्दियों से चलता हुआ आ रहा था चांदी का सिक्का। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक समस्या आ जाती है कि चांदी खत्म हो जाती है। अब जब चांदी ही नहीं बचेगी तो सिक्के कहाँ से बनेंगे भाई, समस्या तो ये थी। तो स्पेन की जो खान थी वहाँ पे चांदी मिलनी बंद हो गई। सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए चांदी ही नहीं बची। अब जब चांदी नहीं बचेगी तो वो सिक्के कहाँ से बनाएंगे। तो ऐसे में जो कॉन्स्टेंटाइन था, इसने क्या करा, इसने गोल्ड यानी सोने के सिक्के चला दिए। इसने क्या करा, सोने के सिक्के चला दिए, ठीक है। नई मौद्रिक प्रणाली ले आया और सोने के सिक्के चला दिए। अब क्या है, सोने के सिक्के मिलने लगे वेतन के रूप में, तो लोगों को ज़्यादा मतलब मुनाफा होने लगा। तो परवर्ती काल में अगर हम देखें तो नौकरशाही जो थी, जो मतलब जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी जो उच्च वर्ग था वो बहुत ज़्यादा धनी वर्ग बन चुका था, काफ़ी धनी था, क्योंकि वेतन के रूप में उसको अब सोने के सिक्के मिलते हैं। पहले वाले लोगों को चांदी के सिक्के मिलते थे, अब चांदी के सिक्के हो गए बंद, तो अब यहाँ पे सोने के सिक्के मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब ये क्या करते थे, इनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो इनकी जो आमदनी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा ये क्या करते थे, जमीन खरीद लेते थे। यानी ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदते थे। साम्राज्य में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलने लगा था। न्याय प्रणाली, सैन्य आपूर्ति को अगर हम देखें तो इसमें जो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी थे या जो गवर्नर होते थे वो लूट खसोट करने लगे थे। जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी थे वो खूब लूट करते थे, ठीक है, लूटते थे। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार बहुत हो गया था। लेकिन सरकार ने क्या करा, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसमें हस्तक्षेप करा। जब सरकार ने देखा, शासन ने देखा, सम्राट ने देखा कि ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है, तो उसने कोशिश करी कि उसको रोका जाए। रोमन साम्राज्य जो था तानाशाही पे आधारित था। ये स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका था, क्योंकि जहाँ पे भी सम्राट होता है, ठीक है, वहाँ पे तानाशाही होती ही होती है। तो तानाशाही पे आधारित था। किसी को भी असहमति या आलोचना करने की कोई परमिशन नहीं होती थी। अगर कोई करता भी होगा तो शायद ही उसको कभी कभार बर्दाश्त किया जाता हो, वरना बर्दाश्त ना करके उसको सजा मिलती होगी। सरकार का विरोध अगर कोई करे तो उसका जवाब कैसे मिलता था, हिंसात्मक कार्यवाही से, यानी उसमें हिंसा होती थी। अगर कोई सरकार का विरोध करे तो उसके जवाब में उसको मारा पीटा जाता था। लेकिन 4वीं शताब्दी आते आते तक रोमन कानून जो थे वो मजबूत हो चुके थे, इसकी एक प्रबल परंपरा बन गई थी, ठीक है। और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम करा। पहले क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था कि जो सम्राट था वो सब कुछ कर सकता था, सम्राट के हाथ में सब कुछ होता था। लेकिन बाद में रोमन कानून जो थे वो मजबूत बन गए थे, ठीक है, रोमन कानून मजबूत बन गए थे। अब वो सम्राट को भी कंट्रोल कर लेते थे, यानी अब सम्राट भी उन कानूनों के खिलाफ नहीं जा सकता था। सम्राट लोग अपनी मनमानी अब नहीं कर सकते, और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून के रूप में कहीं ना कहीं ये जो कानून है रोमन, इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब देखते हैं परवर्ती पुराकाल। यहाँ पे थोड़ा और सा डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अभी हम परवर्ती पुराकाल को समझ रहे थे, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जब रोमन साम्राज्य की जो आप लगा लो अंतिम समय जो था उसे परवर्ती पुराकाल के रूप में देखते हैं। इसमें क्या होता है, रोमन साम्राज्य का उद्भव, विकास और पतन के पूरे इतिहास की जानकारी जो है हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 4वीं से 7वीं शताब्दी में ये जो परवर्ती पुराकाल है ये फैला हुआ था, ठीक है, 4वीं से 7वीं शताब्दी में। और इस समय में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए। साम्राज्य जो था धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। सांस्कृतिक स्तर पे देखें तो इस अवधि में लोगों ने धार्मिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे थे। और लोगों के जीवन में धार्मिक परिवर्तन होने का एक कारण था, वो क्या था कि जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, इसने क्या करा था, जो ईसाई धर्म था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, उसको राज धर्म बना दिया था। यानी कि राज धर्म हो गया, अब ईसाई देश बन चुका था एक तरह से, ये मान लो। और दूसरा ये था कि 7वीं शताब्दी में एक परिवर्तन ये हुआ कि इस्लाम का उदय हो गया था, तो इसकी वजह से भी कुछ यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिले। इस टाइम पे धीरे धीरे रोमन साम्राज्य समाप्त ही हो रहा था। फिर और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन को देख लेते हैं जो हमें समझने हैं। एक सम्राट था जिसका नाम था डायोक्लेशियन, 284 से 305 तक, ठीक है।
इसके बारे में समझिए। इसने देखा कि साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी रोमन साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है। उत्तर में वो राइन और डैन्यूब नदी से लेकर दक्षिण की तरफ जाएं तो वो सहारा रेगिस्तान तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो इतना बड़े क्षेत्र में इतने सारे प्रदेश इनके अंतर्गत आते थे, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, सभी क्षेत्र तो नहीं इनको फायदा दे रहे हैं। इसलिए इन्होंने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। जहां लगा कि जो चीज़ हमें ज़्यादा फायदा नहीं दे रही उसको छोड़ा और साम्राज्य को थोड़ा इन्होंने छोटा किया। उसने साम्राज्य की सीमा जो होती है, जो बॉर्डर होता है, वहां पे किले बनवा दिए, प्रांतों का पुनर्गठन कर दिया, जो सैनिक काम होते हैं और जो असैनिक काम होते हैं उन दोनों को अलग कर दिया, यानी सेना का काम अलग है और सेना के अलावा जो दूसरे काम है वो अलग है। इस तरीके से इसने काम को भी अलग कर दिया। साथ ही इसने सेनापति जो होते थे उसको खूब स्वायत्ता दी। इसकी वजह से क्या हुआ, सेनापति जो थे अब उनको खूब स्वायत्ता मिल रही है, अधिकार मिल रहे हैं, विशेष अधिकार मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, मजबूत हो गए, समृद्ध हो गए। ठीक है, आगे देखिए। सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था इसने मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए। आगे देखो, सॉलिडस मौद्रिक क्षेत्र में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या परिवर्तन करे थे, जो चांदी के सिक्के आ रहे थे उसको बंद करके सोने के सिक्के चला दिए थे, क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी, ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसने क्या करा, इसने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया था जो 4.5 ग्राम का होता था और ये सोने का सिक्का होता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि सोने के सिक्के चलाए थे। ये सिक्का जो था, ये रोम साम्राज्य जब खत्म हो गया था ना, उसके बाद भी सिक्का चलता रहा, सिक्का चलना बंद नहीं हुआ। फिर कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार, इसने एक और नया एक्सपेरिमेंट करा। इसने क्या करा, एक दूसरी राजधानी जो थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है, इसका निर्माण करा, यानी इसने एक और राजधानी बनाई। जो अगर आज के समय में देखें तो जो तुर्की है, यहाँ पे इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। ठीक है, पहले इसे बाइजेंटाइन नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ है। ये नई राजधानी जो है 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी जो थी, इसके लिए नई सेनेट की जरूरत थी उनको, तो इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों की बड़ी तेजी से यहाँ पे क्या हो गया, विस्तार हो गया। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई, जनसंख्या भी बढ़ रही थी। मौद्रिक रूप से देखें तो मुद्रा गोल्ड की आ गई थी, इनको काफी फायदा हो रहा था। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे आर्थिक विकास जो था वो तेजी से होने लगा था। अब देखते हैं और आगे समझते हैं। औद्योगिक जो इनके उद्योग थे, ठीक है, औद्योगिक प्रतिष्ठान सहित ग्रामीण उद्योग धंधे जो हैं, इसमें भी व्यापार में अगर हम देखें तो विकास जो था वो पर्याप्त मात्रा में हो रहा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था, यानी पूंजी लगाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। फिर क्या था, इसमें तेल की मिलें हो गई, तेल की मिलें लगाई जा रही थी क्योंकि जैतून वगैरह का तेल निकाला जाता था। शीशे के कारखाने हो गए, पेंच की प्रेस हो गई, ठीक है, तरह तरह की पानी की जो मिल होती थी वो यहाँ पे लगाई गई, और जो नई टेक्नोलॉजी थी वो महत्वपूर्ण थी, वो सब यहाँ पे मिलती थी। इन्होंने पैसे का बहुत अच्छा खासा निवेश करा, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है, और पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ, इनका व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, व्यापार में भी इनको लाभ हुआ। इन सभी के फलस्वरूप जो शहरी संपदा और समृद्धि थी उसमें काफ़ी तेजी से वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से स्थापत्य कला के नए नए रूप भी विकसित हुए। लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा था तो वो भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। भोग विलास क्या होता है, लग्जरी, ठीक है, लग्जरी आइटम, एक महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगे गहने, ठीक है, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन। अगर आज के नज़रिए से देखें तो ये सब क्या आता है, लग्जरी होता है, इसी को भोग विलास कहा जाता है। जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है तब वो भोग विलास की चीज़ों में जाते हैं। अगर आपके पास भी पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो आप भी इन सब चीज़ों में जाओगे, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। आगे देखो, शासन करने वाले जो कुलीन थे, जो अमीर वर्ग थे, वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे और बहुत ज़्यादा धनी हो चुके थे। उस समय का जो समाज था वो अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल हो गया था। यहाँ पे मुद्रा का जो व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था, ठीक है, खूब इस्तेमाल होता था, और ग्रामीण संपदाएं जो थी वो भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाने लगी थी, इतना इनको फायदा हो रहा था। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनी है क्योंकि भाई चैप्टर बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। ये चैप्टर की समरी थी। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से ही आएंगे। ये टॉपिक मैंने आपको सारे बताए, इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, इसके बाद
मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। अगर आप यूनिट को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान लगेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान अगर आपको लगेंगे तो आप आराम से पेपर में कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।